ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप यू गोना लव इट, सो वेलकम टू ऑडियो ड्राइव। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम उन सच्चों को आवाज़ देते हैं जो अक्सर इतिहास के शोर में दब जाते हैं। अगर आप सफ़र में हैं या रात के सन्नाटे में सुन रहे हैं या बस कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं बल्कि एक किताब पर आधारित है। इस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसे लिखा गया था 1901 में। इसके लेखक थे दादा भाई नारोजी, जिन्हें अक्सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये किताब गुस्से से नहीं लिखी गई थी, ये किसी आंदोलन का नारा नहीं थी। ये किताब लिखी गई थी शांत दिमाग से, ठंडे आंकड़ों के साथ और एक बहुत ही खतरनाक सवाल के साथ। भारत गरीब क्यों है? सोचिए, भारत एक ऐसा देश था जो कभी दुनिया को कपड़ा पहनाता था। ढाका की मलमल, बनारस का रेशम, भारतीय हाथ से बने कपड़े यूरोप के बाजारों में महंगा बिकते थे। भारत की जमीन उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे, खेती होती थी, व्यापार होता था, शिल्प और कला फूलती थी। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वही लोग जो कभी अपने काम से जीवन चला लेते थे, अब 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने लगे। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारत पिछड़ा हुआ देश है, कि गरीबी भारत की अपनी कमी है और कि ब्रिटिश रूल भारत के लिए फायदेमंद है। दादा भाई नारोजी ने इस बात को मान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा, अगर भारत पिछड़ा था तो ब्रिटेन इतना अमीर कैसे हो रहा था? उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने नारे नहीं लगाए, उन्होंने सिर्फ हिसाब लगाया। उन्होंने देखा कि भारत खेती करता है, भारत काम करता है, भारत टैक्स देता है, और फिर उन्होंने देखा कि वो पैसा भारत में टिकता ही नहीं। यहीं से नारोजी ने एक शब्द दिया, ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है निकास, जैसे किसी शरीर से धीरे धीरे खून निकाल लिया जाए बिना खून चढ़ाए। नारोजी के मुताबिक हर साल भारत से पैसा बाहर जा रहा था। अंग्रेज अफसरों की तनख्वाह भारत से मिलती थी, लेकिन खर्च इंग्लैंड में होता था। उनकी पेंशन भारत के टैक्स से जाती थी, लेकिन जीवन इंग्लैंड में गुजरता था। ब्रिटिश कंपनियों का मुनाफा, लोन पर लिया गया ब्याज और यहां तक कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़े गए युद्धों का खर्चा, सब कुछ भारत से लिया जाता था। और जब नारोजी ने पूरा हिसाब जोड़ा तो आंकड़ा सामने आया। हर साल 30 से 40 करोड़ पाउंड भारत से बाहर जा रहा था। सोचिए, अगर किसी घर से हर साल पैसा निकलता रहे और कुछ भी वापस ना आए, तो वो घर कितने दिन टिक सकता है? यही भारत के साथ हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार कहती रही कि भारत तरक्की कर रहा है। रिपोर्ट्स दिखाई जाती रहीं, स्टैटिस्टिक्स पेश किए जाते रहे, एवरेजेस बताए जाते रहे। नारोजी ने यहीं पर एक और सच पकड़ा। उन्होंने देखा कि सरकार एवरेज का खेल खेल रही थी। जहां किसी इलाके में बहुत कम फसल होती, उसे भी उसी तरह गिना जाता जैसे अमीर इलाकों को। जहां अनाज महंगा होता, वही दाम उठाया जाता। जहां सस्ता होता, उसे छुपा दिया जाता। इस तरह से पेपर पर भारत अमीर दिखने लगा, लेकिन जमीन पर सच बिल्कुल अलग था। किसान भूखा था, मजदूर कमजोर था, बच्चे छोटी उम्र में काम कर रहे थे। नारोजी ने कहा, गलत आंकड़ों से गलत तस्वीर बनती है और गलत तस्वीर गलत शासन को जन्म देती है। जब उन्होंने सही तरीके से प्रोडक्शन और पॉपुलेशन का हिसाब लगाया तो एक और सच सामने आया। भारत का आम आदमी सिर्फ इतना कमा पाता था जितना बस जिंदा रहने के लिए काफी हो। ना बचत, न सुरक्षा, न कल का भरोसा। और फिर नारोजी ने सबसे गंभीर सवाल पूछा, अगर भारत से इतना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था तो वो पैसा भारत के लिए क्यों काम नहीं आ रहा था? क्या उससे स्कूल बने? क्या हॉस्पिटल बने? क्या लोगों की जिंदगी बेहतर हुई? सच ये था कि वो पैसा समुद्र पार जाकर इंग्लैंड की सड़कें बना रहा था, इंग्लैंड की फैक्ट्रियां चला रहा था और इंग्लैंड की समृद्धि बढ़ा रहा था। अकाल के समय भी टैक्स माफी नहीं मिलती थी, भूखमरी के दौरान भी रेवेन्यू की मांग जारी रहती थी। नारोजी ने इस पूरे सिस्टम को सिर्फ गलत नहीं कहा, उन्होंने इसे अन ब्रिटिश कहा, क्योंकि ब्रिटेन खुद आज़ादी, न्याय और फेयर प्ले की बात करता था, लेकिन भारत में बिल्कुल उल्टा कर रहा था। नारोजी का कहना था, ये सिस्टम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के लिए भी खतरनाक है। जो शासन लोगों को पढ़ा लिखा तो बनाता है, लेकिन उन्हें फैसलों से दूर रखता है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। नारोजी बदला नहीं चाहते थे, वो नफरत नहीं फैला रहे थे, वो सिर्फ इतना कह रहे थे, ड्रेन रोको।
भारत का पैसा भारत में लगाओ और लूट से नहीं, ईमानदार व्यापार से अमीर बनो। उनके लिए सच बोलना ही सबसे बड़ा देशभक्ति का काम था। और यही वजह है कि एक सदी बाद भी उनकी लिखी हुई ये किताब हमें आज भी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आप सुन रहे थे ऑडियो ड्राइव, जहां हम इतिहास को सिर्फ याद नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। तब तक ड्राइव सेफ और सोचते रहिए। जय हिंद।